Let's solve these problems of first chapter real numbers of 10 CBSE। ये सारे क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये MCQs हैं। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो MCQs पर बेस्ड अब होगा, तो इसलिए चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझने के बाद NCERT या रेफरेंस बुक से सॉल्व करने के बाद यू मस्ट प्रैक्टिस दीज MCQs। सो चलिए फर्स्ट MCQ को सॉल्व करते हैं। The decimal form of 129 divided by 2 raised to the power 2 multiplied by 5 raised to the power 7 multiplied by 7 raised to the power 5 is। तो अभी यहाँ इसमें आपको पहले तो ये याद रखना होता है कि जब भी आपको कोई फ्रैक्शन मिलेगी ना, तो इस फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये तब होता है जब कोई नंबर इर्रेशनल हो, स्क्वायर रूट में हो, उसके डेसिमल्स चलते ही चले जा रहे हों, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, और उनमें कोई पैटर्न ना बन रहा हो, रिपीट भी ना हो रहा हो। ओके, तो फिलहाल याद रखिए कि फ्रैक्शन को जब भी आप डेसिमल में चेंज करोगे तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग बनेगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग बनेगी। तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, ए एंड बी, जिसमें से हमें फर्स्ट सही ऑप्शन को ढूंढना है। सो चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। 129 divided by 2 raised to the power 2, 5 raised to the power 7 and 7 raised to the power 5। इस 2 स्क्वायर का मतलब है 2 इंटू 2 एंड 5 रेज टू द पावर 7 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड सो ऑन। एंड इसी तरह 7 रेज टू द पावर 5 को भी हम यूँ एक्सपैंड कर सकते हैं। तो पहले हमें ये देखना होता है क्या ये नंबर्स रिड्यूसेबल हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ तो रिड्यूस हो नहीं रहा है क्योंकि 129 2 से डिविजिबल भी नहीं है, 5 से डिविजिबल भी नहीं है, 7 से डिविजिबल भी नहीं है। तो अब ये इससे ज़्यादा रिड्यूस हो नहीं पाएगा, ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि जो डिनोमिनेटर है, अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं देखना है, डिनोमिनेटर में देखना है। अगर डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो 2s में या 5s में हैं, ओके, तब तो ये होगा टर्मिनेटिंग। ओके, अगर मतलब ये 7 ना लिखा होता ना तब तो ये टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 और 5 के सिवा अगर कोई और फैक्टर आ गया है, 3 आ गया है, 7 आ गया है, 11 आ गया है, 13 आ गया है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अभी भी कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल क्लियर दैट। लेट्स सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन। HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इज़। तो अगर इन तीन नंबर्स का आपको HCF फाइंड करना है तो पहले इन तीन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना चाहिए। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 9 का है 3 इंटू 3, 25 इज़ 5 इंटू 5। तो आपको देखना है कि ये जो फैक्टर्स हैं 8 के और 3 के और 5 के, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो आप ध्यान से देखें, कॉमन फैक्टर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, सो नथिंग इज़ कॉमन। तो इस केस में एक चीज़ तो कॉमन है, 1। ओके, आप यहाँ पर 1 ऐड करके दिखा सकते हैं कि 1 तो कॉमन है ना। सो जो फैक्टर कॉमन है वही HCF होता है, एंड इस वजह से 8, 9, 25 का HCF 1 होगा। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग इट। थर्ड क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। सो एक बेसिक पहचान रखिए कि अगर कोई नंबर रूट में है और स्क्वायर रूट से वो निकल भी नहीं पा रहा है, लाइक √4 को तो हम स्क्वायर रूट से निकाल कर 2 बोल सकते हैं, √4 इज़ रैशनल। √9 को हम स्क्वायर रूट से निकाल कर 3 बोल सकते हैं, तो √9 भी रैशनल है। बट देयर आर सम रूट्स विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड, लाइक √2, √3, √5। तो ये सब के सब इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा रैशनल नहीं है। सॉरी, द क्वेश्चन इज़ कौन सा इर्रेशनल नहीं है। ओके, तो फर्स्ट को अगर मैं चेक करूँ, √2 माइनस √3 को एक्सपैंड करूँ, 2 माइनस √3 के स्क्वायर को एक्सपैंड करूँ, तो पहले तो मैं 2 का स्क्वायर लिखूँगा, देन मैं -2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से एंड √3 से, एंड देन प्लस मैं √3 का स्क्वायर लिखूँगा, √3 स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर इज़ 4, -2 इंटू 2 हो जाएगा -4 √3, एंड प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, 4 + 3 7, 7 - 4 √3। ओके, ये आ गया। तो इस पूरे नंबर में देखिए √3 है जो कि इर्रेशनल है। तो अगर आप इर्रेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट इर्रेशनल ही आएगा। बस का शर्त यह है कि वो रैशनल नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए।
तो ये नंबर क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। अगर आपने इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो ये नंबर इर्रेशनल है, और फिर उस इर्रेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया है रैशनल में तो एक बार फिर इर्रेशनल मिल जाएगा। ओके, याद रखिएगा, इर्रेशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल इज़ इर्रेशनल। अगर आप इर्रेशनल को किसी रैशनल नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इर्रेशनल ही मिलेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि दिस नंबर इज़ इर्रेशनल। हमें बताना है कौन सा नंबर इर्रेशनल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। अब √2 + √3 स्क्वायर को एक्सपैंड करूँगा, a + b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से इसको एक्सपैंड करता हूँ। √2 का स्क्वायर पहले मैं लिखूँगा, दैट इज़ 2। फिर मैं 2 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × √2 × √3। देन मैं √3 का स्क्वायर लिखूँगा, दैट इज़ 3। 2 + 3 बन जाएगा 5, एंड हेयर वी हैव 2, एंड √2 √3 मल्टीप्लाई होने के बाद √6 बचेगा। सो आप देखें √6 इर्रेशनल है, √6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये इर्रेशनल है, और इर्रेशनल में 5 ऐड करेंगे तब भी ये इर्रेशनल है। तो ओवरऑल ये पूरा नंबर इर्रेशनल है। हमें ऐसा नंबर ढूंढना था जो इर्रेशनल नहीं है। सो बी ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, √2 - √3, √2 + √3। ये a - b इंटू a + b वाली आइडेंटिटी से खुल जाएगा। आई होप यू नो दैट आइडेंटिटी। सो √2 - √3, √2 + √3 के लिए आप √2 का स्क्वायर करेंगे माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे। √2 स्क्वायर मीन्स 2, √3 स्क्वायर मीन्स 3, एंड 2 - 3 इज़ -1, और -1 एक रैशनल नंबर है। ओके, जितने भी इंटीजर्स हैं सबके सब रैशनल होते हैं। सो ये हो गया रैशनल नंबर, तो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप ये क्लियर हो गया। डी ऑप्शन पर जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें ऑलरेडी रैशनल मिल चुका है, लेकिन फिर भी जाएँ तो देखें √7 है इर्रेशनल। अगर आप इर्रेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हो गया इर्रेशनल। फिर आप रैशनल से डिवाइड करेंगे तब भी हो जाएगा इर्रेशनल। सॉरी, आई होप ये क्लियर है आपको कि ये पूरा का पूरा इर्रेशनल है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, किसी फॉर्मूला से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बताइए, मैं एक वीडियो बना दूंगा आपकी प्रॉब्लम पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर नॉन ज़ीरो का मतलब ये है कि हम उन रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं जो ज़ीरो नहीं है। ओके, सारे रैशनल नंबर्स में एक रैशनल नंबर ज़ीरो भी है, तो हम यहाँ ज़ीरो की बात नहीं कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज़ इट इज़ ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मान लेते हैं आपने रैशनल नंबर में 8/5 ले लिया, एंड इर्रेशनल में आपने √3 ले लिया, तो 8/5 √3 दिस इज़ इर्रेशनल। ओके, या कोई और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, -7 ये एक रैशनल नंबर है, एंड √2 इज़ इर्रेशनल नंबर। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो -7 √2 आएगा दैट विल बी इर्रेशनल। तो हमेशा रैशनल एंड इर्रेशनल का प्रोडक्ट इर्रेशनल ही रहता है, लेकिन यहाँ पर नॉन ज़ीरो को हम ध्यान में रख रहे हैं। अगर ज़ीरो ले लें, क्योंकि एक रैशनल नंबर ज़ीरो भी है, अगर हमने ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया किसी रैशनल नंबर को तब आंसर रैशनल आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ज़ीरो मिलेगा, ज़ीरो को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको ज़ीरो मिलेगा। तो अगर रैशनल नंबर आपने ज़ीरो लिया है और उसके बाद आप किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। The sum of a rational number and irrational number is, तो it is always irrational. Okay, you have to remember this कि अगर किसी रैशनल नंबर, मान लेता हूँ 5 मैंने रैशनल नंबर ले लिया एंड √6 मैंने इर्रेशनल नंबर ले लिया, तो इनका सम हमेशा क्या रहेगा, इर्रेशनल है। आप और भी एग्जांपल सोच सकते हैं। अगर आपने कभी भी रैशनल इर्रेशनल को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इर्रेशनल ही मिलेगा। और यहाँ पर नॉन ज़ीरो से मतलब नहीं है, अगर रैशनल नंबर ज़ीरो भी आपने ले लिया है तब भी रैशनल और इर्रेशनल को ऐड करने के बाद इर्रेशनल ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने रैशनल में ज़ीरो लिया एंड इर्रेशनल में मैंने √2 लिया। अब जब मैं इन्हें ऐड करूँगा तो आई गेट √2 विच इज़ इर्रेशनल। आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स इज़, तो डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स अगर हैं तो इनका प्रोडक्ट, यस, ये कभी रैशनल होता है कभी इर्रेशनल होता है। आई मीन ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है, लेकिन थर्ड ऑप्शन सही है बिकॉज ये बोल रहा है एनी ऑफ द अबव। रैशनल भी नंबर हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। मैं एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए √2 एक डिफरेंट इर्रेशनल नंबर है, √8 इज़ डिफरेंट, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको √16 मिलेगा जिसकी वैल्यू 4 होती है। तो आपने देखा कि आपने इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई किया लेकिन आंसर रैशनल मिल गया। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है
कि आप इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन रिजल्ट भी इर्रेशनल होगा। लाइक आपने √3 को मल्टीप्लाई किया √6 से तो आ गया √18। √18 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तब भी आपको 3√2 मिलेगा। तो 3√2 इज़ इर्रेशनल बिकॉज ये √2 इर्रेशनल है। आई होप ये क्लियर हो गया कि जब भी आप एक इर्रेशनल नंबर को किसी दूसरे इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिज़ल्ट होगा वो कभी रैशनल होगा कभी इर्रेशनल होगा। यहाँ पर डिफरेंट लिखा हुआ है, डिफरेंट। ओके, अगर लिखा होता द प्रोडक्ट ऑफ टू सेम इर्रेशनल नंबर्स, तो सेम इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट अक्सर रैशनल होता है। लाइक √2 इंटू √2 इज़ 2, √3 इंटू √3 इज़ 3, √5 इंटू √5 इज़ 5। आई होप इट इज़ क्लियर। Let's move to question number 7, which says the sum of two irrational numbers is rational, irrational, any of the above and none of the above। तो इसका सही आंसर है any of the above, क्योंकि जब आप इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो उन्हें ऐड करने के बाद कभी रैशनल मिलेगा और कभी इर्रेशनल मिलेगा। लाइक मैंने एक ले लिया नंबर √2, ये है इर्रेशनल। दूसरा मैंने लिया √5, ये भी है इर्रेशनल। अगर मैं इन्हें ऐड करूँगा तो ऐड करने के बाद मैं इन्हें इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊँगा, मतलब इन्हें ऐड करने के बाद फाइनल आंसर भी यही है। ओके, तो दिस इज़ इर्रेशनल क्योंकि ये और सिंप्लीफाई हो नहीं पा रहा है। √2 भी इर्रेशनल है, √5 भी इर्रेशनल है और ये सम जो आपको दिख रहा है दैट इज़ ऑल्सो इर्रेशनल। लेकिन कभी कभी इर्रेशनल्स को ऐड करने के बाद आपको आंसर मिल सकता है रैशनल। उसका भी एग्जांपल देता हूँ। लाइक मेरे पास कोई नंबर है 3 - √5, ओके, और मेरे पास एक नंबर है 2 + √5। तो आप देखें 3 - √5 इज़ इर्रेशनल, 2 + √5 इज़ इर्रेशनल। जब मैं इन्हें ऐड करूँगा ना तो मुझे क्या मिलेगा 3 - √5 + 2 + √5। यहाँ 3 + 2 तो बन जाएगा 5, लेकिन -√5 एंड +√5 इज़ गोइंग टू बिकम 0। सो फाइनल आंसर 5 है और 5 रैशनल है। तो देखा आपने कि कभी कभी इर्रेशनल्स को ऐड करने के बाद आपको रैशनल मिलता है और कभी कभी दो इर्रेशनल्स को ऐड करने के बाद इर्रेशनल मिलता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integers is divisible by 4 or 6 or they don't have any common factor or their factor is only 1। सो पहले तो आपको 3 consecutive positive integers का मतलब पता होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है जैसे 5, 3, 4, 1, 8, 2, 7। आई मीन जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये है कि आपने 1 और 2 और 3 ले लिया है, या फिर 4 and 5 and 6 ले लिया है, या फिर आपने 6 and 7 and 8 ले लिया है। तो इन 3 नंबर्स को अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये है प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तीनों पॉजिटिव भी हैं, इंटीजर्स भी हैं और कॉन्जिक्यूटिव भी हैं। इधर 4, 5, 6 पॉजिटिव भी हैं, कॉन्जिक्यूटिव भी हैं, इंटीजर्स भी हैं। 6, 7, 8 भी ऐसे ही हैं। तो इन तीनों का प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। आप कहीं भी ट्राई कर लो, 1 × 2 × 3 6 मिलेगा और 6 इज़ डिविजिबल बाय 6। 4 × 5 × 6 ये हो जाएगा 120 एंड 120 इज़ डिविजिबल बाय 6। 6 × 7 × 8 इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये भी 6 से डिविजिबल होगा। तो याद रखिए अगर आपने 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं और उन्हें मल्टीप्लाई किया है तो उनका रिजल्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। ओके, 4 से कभी डिविजिबल होगा कभी नहीं डिविजिबल होगा, 6 से हमेशा डिविजिबल होगा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। Question number 9 says the set A is equals to 0, 1, 2, 3, 4 and so on represents whole numbers or integers or natural numbers or even numbers। even numbers तो 2, 4, 6, 8 वो numbers होते हैं जो 2 से divisible होते हैं। तो ये even तो नहीं है because 1 and 3 2 से divisible नहीं है। और भी आगे numbers आएंगे 5, 7 वो भी 2 से divisible नहीं है। natural numbers start होते हैं 1 से, तो यहाँ पर 0 है, सो ये natural numbers भी नहीं है। इंटीजर्स में नेगेटिव्स भी आते हैं, वैसे ये इंटीजर्स हैं लेकिन ये होल नंबर्स भी हैं। तो बेटर आंसर होगा होल नंबर्स बिकॉज अगर इंटीजर्स को ये इंडिकेट करता तो 0 से पिछले के जो पीछे नंबर्स हैं वो भी दिखाने चाहिए थे, लाइक -1, -2, -3, लेकिन ये सिर्फ 0 से आगे के नंबर्स दिखा रहा है। तो ये होल नंबर्स है। सो ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 says which number is divisible by 11। तो 11 की पहचान ये होती है कि जो नंबर्स ऑड प्लेसेस पर हैं उन्हें आप ऐड कर लो और जो नंबर इवन प्लेसेस पर हैं उन्हें आप सेपरेटली ऐड कर लो और फिर इन दोनों एडिशंस का, इन दोनों सम्स का आप डिफरेंस फाइंड करो। अगर ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। आप समझ नहीं पाओगे मेरी बात का, तो अब मैं बताता हूँ। देखो 1516 है ना,
तो इसमें दिस इज़ फर्स्ट डिजिट, दिस इज़ सेकेंड डिजिट, दिस इज़ थर्ड डिजिट, दिस इज़ फोर्थ डिजिट। सो 1 एंड 3 के प्लेस पर जो ना, इसे मैं बोलता हूँ कि ऑड प्लेस पर हैं ये। जो सेकेंड या फोर्थ प्लेस पर है वो इवन प्लेस पर है। तो ऑड प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उन्हें मैं ऐड करूँगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर इवन प्लेसेस पर जो नंबर्स हैं 5 एंड 6 उन्हें ऐड करूँगा, ये 11 हो जाएगा। इनका मैं डिफरेंस फाइंड करूँगा, तो 11 एंड 2 का डिफरेंस 9 होता है, 9। क्या 9 11 के टेबल में आता है? नहीं। इसका मतलब 1516 ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू दिस। यहाँ पर ऑड प्लेसेस पर हैं 1 एंड 5, इनका सम है 6। इवन प्लेसेस पर हैं 4 एंड 2, इनका सम है 6। अब इनका डिफरेंस फाइंड करूँगा 6 एंड 6 का, वो है 0। तो क्या 11 से डिविजिबल है? यस, 0 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं हम। 11 0 टाइम्स 0 हो गया ना। तो मतलब 1452 इज़ डिविजिबल बाय 11। ओके, नेक्स्ट में देख लें 1 + 1 जो ऑड प्लेसेस पर हैं वो 2 हैं। इवन प्लेसेस वाले नंबर्स का सम है 1, इनका डिफरेंस हो जाएगा 1, और 1 11 से डिविजिबल नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। इसी तरह यहाँ आप चेक कर लें 1 एंड 2 3, 1 एंड 1 2, इनका डिफरेंस है 1, 1 डज नॉट कम इन द टेबल ऑफ 11, सो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो एक ही ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 इज एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर एक्स एंड वाई। दो नंबर्स का एलसीएम पूछा गया है, एक्स और वाई का एलसीएम पूछा गया है, और कुछ कंडीशन गिवन है वेयर वाई इज़ अ मल्टीपल ऑफ एक्स। ओके, एक्स और वाई का हमें एलसीएम फाइंड करना है, और एक सिचुएशन ये दी हुई है कि वाई एक्स का मल्टीपल है। तो इस तरह की एक सिचुएशन को एग्जांपल हम ले लेते हैं। ओके, जैसे मैंने 2 एंड 4 ले लिया। ओके, तो यहाँ देखो 2 एंड 4 इनको हम एक्स एंड वाई के तौर पर ले सकते हैं। ओके, तो आप देखें ये जो 2 है ना, ये जो 4 है ना, ये 2 का मल्टीपल है। ओके, जो 2 के टेबल में नंबर आते हैं, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 10 टाइम्स, 2 20 टाइम्स, वो सब उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो इस 4 को हम क्या बोलेंगे? 4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। तो इस अगर क्वेश्चन से रिलेट करेंगे ना, तो इसे हमने y मान लिया और इसे हमने x मान लिया है। x और y दो नंबर्स हैं, हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है, और y जो है ना, ये x का मल्टीपल भी है। तो इस सिचुएशन में जो एलसीएम होता है ना, वो बिगर नंबर होता है। ओके, तो मतलब बिगर नंबर जो मल्टीपल है वही आंसर बन जाएगा, मतलब y इज़ द आंसर। आई होप ये क्लियर है, लेकिन अगर क्लियर नहीं तो मैं और एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 10 एंड मैंने ले लिया 90। ओके, मैं इसको y मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ। तो x और y का मुझे एलसीएम फाइंड करना है, और यहाँ पर जो मैंने y लिया है ना, ये x का मल्टीपल है। आप देखें 10 9 टाइम्स में 90 आता है, तो जब 10 और 90 का आप एलसीएम फाइंड करोगे ना, तो 90 ही आएगा। ओके, मैं दिखा भी देता हूँ 90 कैसे आएगा। 10 एंड 90, मैंने 10 के फैक्टर्स लिखे तो 2 और 5 लिखना पड़ा मुझे। 90 के फैक्टर्स में मैंने 2 एंड 5 एंड 3 एंड 3 लिखा। ओके, तो एलसीएम में मैं क्या करता हूँ, मैं जो फैक्टर्स कॉमन है उन्हें लिख लेता हूँ 2 और 5, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें भी कॉपी करता हूँ। सो दिस इज़ एलसीएम विच इज़ 90। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर एलसीएम फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, उसकी मैं हेल्प अलग से कर दूंगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि वाई इज़ द आंसर। Let's do question number 11, which says the largest number that will divide 398, 436, 542, leaving remainders 7, 11 and 15 is this. Okay, so हमें फाइंड करना है वो नंबर जो लार्जेस्ट है और इन सब को डिवाइड कर सकता है। तो इन सब को जो नंबर डिवाइड कर सकता है वो इनका HCF होता है। तो हमें इनका HCF फाइंड करना है, लेकिन इनमें कुछ रिमाइंडर भी छूट रहा है ना, तो पहले आप रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर लो, उसके बाद HCF फाइंड करो। तो 398 माइनस उसका रिमाइंडर 7, ये हो जाएगा 391, एंड 436 माइनस 11 जो इसका रिमाइंडर है, ये हो जाएगा 425, एंड 542 माइनस 15 ये हो जाएगा 527। ओके, तो अब इन नंबर्स का HCF फाइंड कर लें, वही इसका आंसर होगा। ओके, तो चलिए किसी से शुरुआत करते हैं। 425 से शुरुआत करता हूँ। 425 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो ये बचेगा 85। मैं इसे फर्दर 5 से करूँ तो ये हो जाएगा 17, और 17 1 टाइम्स। सो 425 के फैक्टर्स हैं 5, 5, 17। आई होप समझ पा रहे हैं आप। ये फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। 391 को मैं ले लेता हूँ। 391 को मैं डिवाइड करता हूँ 17 से, तो 17 2 टाइम्स इज़ 34, एंड 17
3 times is 51. सो 23 एंड 17 ये दो नंबर्स आएंगे फैक्टर्स में, 17 एंड 23. ओके, अब आता हूँ 527 में. 527 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूँ तो 17 3 टाइम्स इज 51, 17 1 टाइम्स, तो 17 एंड 31 ये दो फैक्टर्स मिलेंगे, 17 एंड 31. तो आप देखें जो HCF है ना, दैट इज 17 बिकॉज 17 कॉमन है एंड देयर इज नथिंग एल्स विच इज कॉमन. So 17, yes, option A is correct. I hope it is clear. Let's do question number 13 now. There are 312, 260 and 156 students in class 6, class 7 and class 8 respectively. Buses are to be hired to take these students to a picnic. We have to find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus takes इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलें तो इसी तरह की एक सिंपल प्रॉब्लम बना लिया करें आप, ओके, उससे ये इजी बन जाता है. लाइक हम मान लेते हैं कि 3 क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं 100 और यहाँ स्टूडेंट्स हैं 150 एंड यहाँ स्टूडेंट्स हैं 200. ओके, देखिए मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से आपका क्वेश्चन बहुत ईजी बना दूँगा. 100, 150 एंड 200. अगर आपको ये बोला जाए कि हर बस में इक्वल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को बैठना है तो एक बस में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं? ओके, वैसे तो हम एक बस में 10 स्टूडेंट्स को बिठा सकते हैं. ये 100 स्टूडेंट्स हैं, अगर एक बस में 10 बिठाना शुरू कर दें तो 10 10 10 10 10 10 बसों में ये पूरे हो जाएंगे. देन 150 स्टूडेंट्स को भी 10 10 10 15 बसेस में कर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मतलब अगर 10 से ज़्यादा कुछ हो सकता है तो वो बताइए. तो आप देखोगे ना कि हर बस में 50 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, हर बस में 50 स्टूडेंट्स, हर बस में 50 स्टूडेंट्स. ओके, तो क्लास 6 के 100 स्टूडेंट्स को हम 2 बसेस में भेज सकते हैं. क्लास 7 के 150 स्टूडेंट्स को हम 3 बसेस में भेज सकते हैं, 50 50 50. एंड क्लास 8 के स्टूडेंट्स को हम 4 बसेस में भेज सकते हैं. ओके, समझ आ रहा है आपको कि अगर क्लास 6 में 100 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 7 में 150 हैं, क्लास 8 में 200 हैं, तो अगर आपको हर बस में इक्वल स्टूडेंट्स भी रखने हैं एंड मैक्सिमम भी रखने हैं तो ये 50 होगा. ओके, अब देखते हैं ये 50 है क्या. 50 से आगे कुछ नहीं कर पाएंगे आप. ओके, अगर आप एक बस में 100 रखने की कोशिश करें तो ये 100 तो आ जाएंगे एक बस में, ये 100 आ जाएंगे 2 बसेस में, लेकिन ये 100 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे क्लास 7 के. सो 50 इज़ द आंसर. ये 50 है क्या? 100, 150, 200, इन 3 नंबर्स का और 50 का क्या रिलेशन है? तो पता होना चाहिए कि इन 3 नंबर्स को जो HCF है ना, दैट इज़ 50. तो इससे ये पता चला कि इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी मिलेगा ना तो आपको बस वहाँ HCF फाइंड करना है और आपको आंसर मिल जाएगा. तो अगर आपसे ये पूछा गया है कि एक क्लास में 312 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 260 स्टूडेंट्स हैं एंड नेक्स्ट क्लास में 156 स्टूडेंट्स हैं, तो इनका HCF फाइंड करने से पता चल जाएगा कि एक बस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स और हर बस में इक्वल स्टूडेंट्स अगर हों तो कितने होंगे. ओके, चलिए फैक्टर्स फाइंड करते हैं. 312 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं. इसे 2 से डिवाइड करते हैं, वी विल गेट 156. फिर 2 से करते हैं 78, फिर 2 से करते हैं 39, फिर 3 से करते हैं 13. सो द फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13. ओके, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 312. लेट्स फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 260. Let's divide it by 2, we will get 130. Divided by 2, we will get 65. Divided by 5, we will get 13. So the factors are 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 13. I hope it is clear. Similarly, आप 156 के फैक्टर्स फाइंड कर लोगे तो आपको फैक्टर्स मिलेंगे 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 13. So let's find the HCF. HCF वो नंबर है जो कॉमन है. So 2 is everywhere. So this 2 is in HCF. This 2 is also a common factor. This 2 is also a part of HCF. Then this 13 is also a common. So 13 is also a part of HCF. अब इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो. आपको 3 यहाँ दिखेगा, लेकिन 3 is not in 260. So there is only these factors 2 to 13. कोई और फैक्टर है नहीं. तो मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हें हमें मिलेगा 52. अगर कोई ऑप्शन 52 है उस पर क्लिक कर दीजिए. 52, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आई होप इट इज़ क्लियर. अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी तरह का तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. Let's do question number 14, which says there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same
Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. How many minutes will they meet again at the starting point? How many minutes after they will meet again at the starting point? तो कहने का मतलब ये है कि कोई सर्कुलर फील्ड है, इस सर्कुलर फील्ड में मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो स्टार्ट करना शुरू करते हैं। सोनिया को ये पूरा राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं एंड रवि को ये पूरा राउंड लगाने में 12 मिनट्स लगते हैं। तो सोनिया स्लो चल रही हैं, रवि तेज़ चल रहे हैं। सपोज़ दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो मैंने मान लिया है कि ये वो पॉइंट है जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं और दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं। ओके, सपोज़ 11 AM हुआ है तो 11 AM पर दोनों ने स्टार्ट कर दिया है, जो भी टाइम है। ओके, उस टाइम पर दोनों ने साथ में स्टार्ट कर दिया है चलना एंड दोनों सेम टाइम पर चलते हैं, दोनों सेम पॉइंट से चलते हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जाना तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, यही डायरेक्शन है। दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, कितने मिनट के बाद वो दोबारा मिल जाएंगे। तो इसको समझने के दो मेथड हैं। पहली बात तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो HCF फाइंड करने से आंसर आ जाता, सॉरी LCM फाइंड करने से आंसर आ जाता है इनका। तो 18 और 12 का जो LCM होता है वो होता है 36। ओके, दूसरी बात मैं आपको यूँ भी समझा सकता हूँ कि देखिए, अगर हम सोनिया की बात करें तो सोनिया ने 18 मिनट में एक राउंड लगा लिया है और वापस यहाँ पहुँच गई है एंड 36 मिनट्स में 2 राउंड लगा लिए हैं और वापस यहाँ पहुँच गई है। ओके, तो सोनिया 18 मिनट्स पर यहाँ होती है, 36 मिनट्स पर यहाँ होती है, फिर 54 मिनट्स पर यहाँ होती है, मतलब हर 18 मिनट्स के बाद वापस यहाँ पहुँच जाती है। ओके, अगर हम रवि की बात करें तो रवि जो है ना, रवि हर 12 मिनट्स के बाद यहाँ होता है। रवि अभी यहाँ पर है, देन 12 मिनट्स के बाद होगा, देन 12 + 2 12 24 मिनट्स के बाद होगा, देन 36 मिनट्स के बाद होगा, देन 48 मिनट्स के बाद होगा। ओके, तो आप देखें 36 एक ऐसा टाइम है कि 36 मिनट्स के बाद ये दोनों ही यहाँ पर वापस पहुँच चुके हैं। सो दिस 36 इज़ द आंसर। ओके, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि 36 आंसर बनेगा। आई होप ये क्लियर है। लेकिन मैंने बताया ना कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप LCM फाइंड करें एंड दैट विल बिकम द आंसर। अगर आप 18 और 12 का LCM फाइंड करोगे तो वो 36 होगा। तो ये दोनों मेथड्स हैं, जो भी आपको बेटर लगे आप उससे कर सकते हैं। ये जो पहला मेथड है ना, जिसे मैंने दिखाया कि 18, 36 एंड 54 मिनट्स के बाद सोनिया यहाँ रहती है एंड रवि इज़ हेयर एट 12, 24 एंड 36, ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में डिफ़िकल्ट बन जाएगा, क्योंकि अगर नंबर यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड दे दिए गए तो यहाँ पर फिर वो चीज़ दिखाना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आप याद रखो कि LCM से आंसर निकल आएगा। आई होप ये क्लियर है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 सेज एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। सो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में या 1 के टेबल में आते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम। कुछ एग्जांपल्स हैं 2, 3, 5, 7, देन 11, देन 13 एंड सो ऑन। ये हैं प्राइम नंबर्स। तो हमें प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाना है 98 को, मतलब 98 को हम किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करें। सो वैसे तो 98 14 से डिविजिबल है, 98 49 से भी डिविजिबल है, बट हमें इसको सिर्फ प्राइम से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करते हैं, वी विल गेट 49। फिर 49 7 से डिविजिबल है, 7 इज़ ऑल्सो प्राइम, देन 7 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। सो वी हैव गॉट दीज आर द फैक्टर्स। अगर ये फैक्टर्स कहीं लिखे हैं तो उस ऑप्शन को आप क्लिक कर लो। 2 एंड 7 × 7 मतलब 7 स्क्वायर। सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि एक 2 है यहाँ पर और 2 7 है। सो दिस थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो मैंने इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि MCQs हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें, कोई डाउट्स हों तो पूछें मुझसे। एंड मैं एक और वीडियो बनाऊँगा इस चैप्टर पर, उसमें आपको फर्दर लगभग 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको समझ आता है तो आप मुझे बताएं, तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।